हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्रिज्म एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर में आज पढ़ेंगे प्लियोट्रॉपिक जीन, मल्टीपल एलेलिज्म, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो कि एक्सेप्शन बताए थे आपको। लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन थे इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। वो प्लियोट्रॉपिक जीन क्या है, प्लियोट्रॉपी क्या है, मल्टीपल एलेलिज्म, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सब के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जीन इंटरैक्शन के बारे में। जीन इंटरैक्शन क्या है? जीन इंटरैक्शन सुनिए जरा। जीन इंटरैक्शन मतलब जीन के जो एलील हैं आपस में वो इंटरैक्ट कैसे कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे पर क्या इफेक्ट डाल रहे हैं, उसको आप जीन इंटरैक्शन कह रहे हो। तो चलो, अपन ने माना कि एक क्रोमोसोम का पेयर है जिसपे दो एलील हैं, एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए। अब सुनिए, जो अब मैं बोल रहा हूं कि जीन इंटरैक्ट करते हैं, तो एक्चुअली में जीन इंटरैक्ट कभी नहीं करेंगे। जीन से सबसे पहले क्या होगा कि डीएनए है, डीएनए में जीन है। जीन सबसे पहले बनाएगा आपका आरएनए, आरएनए बनाएगा प्रोटीन, आरएनए बनाएगा प्रोटीन। वही प्रोटीन एक्सप्रेशन के लिए जिम्मेदार होता है, वही प्रोटीन एक्सप्रेशन के लिए जिम्मेदार है। तो एक्चुअल में जो इंटरैक्शन होगा वो प्रोटीन के बीच होगा, एक्चुअल में जो इंटरैक्शन होगा वो प्रोटीन के बीच होगा। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं कि मान लो आपके पास दो एलील है, कैपिटल ए और स्मॉल ए। कैपिटल ए एलील जो है वो प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है, मान लो ट्राइंगुलर शेप का। कैसा प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है? ट्राइंगुलर शेप का। सेम स्मॉल ए एलील की अगर मैं बात करूं तो ये प्रोटीन प्रोड्यूस करता है रेक्टेंगल शेप का। तो जो इंटरैक्शन होगा, अपन ने बोला जीन इंटरैक्शन जो हेडिंग डाली है, तो एक्चुअल में जो इंटरैक्शन है वो इन दोनों प्रोटीन के बीच होगा, जो बना रहा है कैपिटल ए वाला ट्रायंगुलर शेप का और स्मॉल ए वाला रेक्टेंगुलर शेप का। जो प्रोटीन बन रहा है, ये प्रोटीन आपस में इंटरैक्ट करेंगे, इसी को आप जीन इंटरैक्शन कह रहे हो। अब ये जीन इंटरैक्शन जो है वो कितने तरीके का हो सकता है, समझिए जरा। मान लो एक ऐसा इंटरैक्शन है, एक ऐसा इंटरैक्शन है जब ये दोनों, समझो जरा, जब ये दोनों एलील साथ में, जैसे इसमें साथ में, मान लो एक ऐसा इंटरैक्शन है कि ट्रायंगुलर शेप ने रेक्टेंगुलर शेप को सप्रेस कर दिया है, उसे एक्सप्रेस ही नहीं होने दिया है, दबा दिया है उसको। एक इंटरैक्शन ऐसा जिसमें ट्रायंगुलर शेप वाले ने क्या करा, रेक्टेंगुलर शेप वाले को दबा दिया है, और जो रिजल्ट आ रहा है इंटरैक्शन के बाद, इनके इंटरैक्शन के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो ये रिजल्ट आया आपको। एक इंटरैक्शन ये पॉसिबल है। दूसरा बात करते हैं, मान लो कि ये वाला प्रोटीन भी देखने को मिल रहा है, ये वाला प्रोटीन भी देखने को मिल रहा है, ये एक्सप्रेशन भी देखने को मिल रहा है, ये एक्सप्रेशन भी देखने को मिल रहा है। कि मान लो आपको ट्रायंगुलर भी देखने को मिल रहा है, साथ में रेक्टेंगुलर भी देखने को मिल रहा है, दोनों चीजें देखने को मिल रही। अब एक इंटरेक्शन ऐसा है, एक इंटरेक्शन ऐसा है कि वो ना तो इसके प्रोटीन जैसा दिख रहा है, ना तो इसके प्रोटीन जैसा, अलग ही कुछ रिजल्ट निकल के आया इंटरेक्शन के बाद। कि मान लो आपका ऐसा कुछ प्रोटीन बन गया है इंटरेक्शन के बाद, स्फेरिकल शेप का। जीन इंटरेक्शन ये तीन तरीके का अभी अपन ने बोला है, होता प्लियोट्रॉपिक और मल्टीपल एलेलिज्म भी है। बाकी क्या है ये समझ रहे हैं अपन कि जीन इंटरेक्शन के बारे में। जीन इंटरेक्शन ऐसा देखने को मिल सकता है, एग्जांपल कि मान लो जब ये दोनों जीन इंटरेक्शन कर रहे हैं, जीन इंटरेक्शन मतलब एक्चुअली में प्रोटीन इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो प्रोटीन इन दोनों ने आपस में इंटरेक्शन किया, तो इस वाले प्रोटीन ने इसको सप्रेस कर दिया, रिजल्ट में ट्रायंगुलर प्रोटीन निकल के आ गया। मान लो इनमें आपस में इंटरेक्शन हुआ, इन प्रोटीन में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आया कि ट्रायंगुलर भी स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है और रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर भी देखने को मिल रहा है। या फिर ऐसा कोई इंटरेक्शन आया कि यार दोनों इनने कहा कि ना हम जैसा अलग ही बन गया कुछ। तो तीन तरीके का इंटरेक्शन हो सकता है। इसके बारे में तो पढ़ चुके हैं। कब पढ़ा सर? अरे यही तो डोमिनेंस है, यही तो क्या है, डोमिनेंस। डोमिनेंस में क्या था? डोमिनेंस मींस
एक एलील दूसरे एलील को सप्रेस कर देगा। ट्रायंगुलर शेप वाले प्रोटीन ने ये रेक्टेंगुलर वाले प्रोटीन को सप्रेस कर दिया है। डोमिनेंस, यही तो डोमिनेंस है। बात करते हैं कि दोनों सेम दिखें, दोनों कैरेक्टर एक्सप्रेस्ड होंगे। इसका कैरेक्टर भी एक्सप्रेस्ड होगा, इसका कैरेक्टर भी एक्सप्रेस्ड होगा, दोनों साथ में एक्सप्रेस्ड हो रहे हैं। कोऑपरेटिव बोलते हैं, साथ में ऑपरेट होने वाली चीज कोऑपरेटिव। यहां पे दोनों जीन क्या हो रहे हैं, साथ में एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो कोडोमिनेंस। दोनों एक दूसरे में क्या हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे दोनों एक्सप्रेस्ड हो रहे हैं, दोनों क्या हो रहे हैं आपके एक्सप्रेस्ड हो रहे हैं, उसको बोल रहे हो आप कोडोमिनेंस। इसको आप कहोगे कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस मींस दोनों कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं, दोनों का एक्सप्रेशन आपको देखने को मिल रहा है। अब क्या हुआ है कि जब इन्होंने आपस में इंटरेक्शन किया और एक ऐसा रिजल्ट आया जो दोनों से नहीं मिल रहा है, ना तो इसकी डोमिनेंसी शो हो रही है ना इसकी डोमिनेंसी शो हो रही है, इनकम्प्लीट है ये। तो ये इंटरेक्शन कौन सा हो जाएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अच्छा, बात करें कि डोमिनेंस जो है, क्या ये मेंडल साहब के रूल को फॉलो कर रहा है? हाँ, मेंडल साहब ने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था, उसको ये फॉलो कर रहा है। तो ये तो फॉलो करेगा आपका, क्या फॉलो करेगा, मेंडल्स लॉ। फॉलो मेंडल्स लॉ, मेंडल्स के लॉ को ये फॉलो करेगा। लेकिन ये दोनों क्या कर रहे हैं, डेविएशन शो कर रहे हैं मेंडल के। एक्सेप्शन थे, आपको याद होगा डोमिनेंस। ये दोनों क्या होंगे, डेविएशन शो फ्रॉम मेंडल लॉ। मेंडल लॉ से डेविएशन शो करेंगे कौन, कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सेम ऐसे ही प्लियोट्रॉपिक है, मल्टीपल एलीलिज्म। यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं पर आगे अभी सारा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन उठा लेते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये सिर्फ मैंने जीन इंटरेक्शन के बारे में बताया है, बारी बारी से सबके बारे में डिस्कस करेंगे। डोमिनेंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, मेंडल साहब ने जो बताया था और उनके एक्सपेरिमेंट में और लॉ जो दिया था वो डिस्कस हो गया है। अब बात करने वाले हैं इनकी। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डाल लेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो चलिए समझते हैं कि एक प्लांट है एंटीराइनम, एक प्लांट है एंटीराइनम, उसको स्नैपड्रैगन भी कह रहे हैं। एक प्लांट है एंटीराइनम स्नैपड्रैगन। उसमें दो तरीके के फूल आते हैं, उस प्लांट में दो तरीके के फूल आते हैं, रेड कलर का और व्हाइट कलर का। जैसा मेंडल की बात अपन कर रहे थे, मेंडल साहब क्या कह रहे थे कि मटर में दो तरीके के फूल वॉयलेट आ रहे हैं या व्हाइट। जब उनका क्रॉस करा रहे हैं तो F1 जनरेशन में सारे कैसे आ रहे थे, वॉयलेट कलर के प्लांट, जिनमें वॉयलेट कलर के फ्लावर है। ऐसे ही लोगों ने सोचा होगा, एक्सपेरिमेंट किया होगा, जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में नहीं पता था, बाद में आया, कैसे आया वो अपन समझ रहे हैं। कि मान एक प्लांट है एंटीराइनम स्नैपड्रैगन, उसमें दो तरीके के फूल आते हैं, एक तो रेड और एक व्हाइट। उसमें दो तरीके की वैरायटी है प्लांट्स की, एक जिसमें रेड फ्लावर आते हैं, एक जिसमें व्हाइट फ्लावर आते हैं। तो अपन ने पेरेंट्स मान लो, पेरेंट जो है वो लिए अपन ने पेरेंट्स, प्योर रेड लिया है, प्योर रेड। ऐसे प्लांट जिसमें क्या हो रहा है, रेड फ्लावर आ रहे हैं, तो जीनोटाइप यही होगा, कैपिटल आर। हाँ सर, इसका क्रॉस कराया स्मॉल आर व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट से, इसका क्रॉस कराया व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट से। पेरेंट्स हैं ये प्योर। जब इन दोनों का क्रॉस कराया तो आपको पता है इससे कितने टाइप का गैमेट बनेगा, एक कैपिटल आर
इससे कितने टाइप का, एक स्मॉल आर, आपस में फ्यूज्ड होंगे, तो F1 जनरेशन क्या होगी, कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगी, कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब एग्जांपल अपन किसका ले रहे हैं, ये किसका है, ये एग्जांपल स्नैपड्रैगन, एक प्लांट है, इसका नाम है स्नैपड्रैगन, एंटीराइनम नाम है इसका, एंटीराइनम भी बोलेंगे, स्नैपड्रैगन भी नाम है। इसके फ्लावर का जब क्रॉस कराया रेड और व्हाइट का, तो मेंडल साहब बता रहे थे कि एक कोई डोमिनेंस होगा, तो या तो रेड वाले आने चाहिए या व्हाइट, मान लो व्हाइट कैरेक्टर अगर डोमिनेंट है तो ये आना चाहिए था, पर जब इसका रिजल्ट आया तो सब चौंक गए, तभी जाके किसकी डिस्कवरी हुई, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और इसके बारे में आगे पढ़ा कि जब F1 जनरेशन देखी स्नैपड्रैगन फ्लावर की, तो सारे प्लांट F1 जनरेशन के सारे प्लांट कैसे निकल के आए, पिंक निकल के आए। F1 जनरेशन के सारे प्लांट कैसे निकल के आए, पिंक। मींस F1 जनरेशन पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स मेल फीमेल दोनों पेरेंट्स में किसी से मैच नहीं खा रही है, किसी के सिमिलर नहीं है। यही तो अपन ने बोला था यहां पे, एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें दोनों के रिजल्ट, दोनों के जो प्रोटीन है उनसे अलग कुछ बन के आ रहा है। मींस F1 जनरेशन किसी भी पेरेंट से मैच अगर नहीं खा रही है तो उसको आप नाम दे रहे हो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कोई भी कंप्लीटली डोमिनेंसी शो नहीं कर रहा है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब क्या होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब क्या होगा, डेफिनेशन अगर लिखना चाहे तो लिखेंगे F1 जनरेशन नॉट मैच बाय any of parent F1 जनरेशन किसी भी पेरेंट से मैच नहीं खा रही है, किसी के सिमिलर नहीं। F1 जनरेशन में सारे फ्लावर कैसे निकल के आए, पिंक। F1 जनरेशन में सारे फ्लावर कैसे निकल के आए, पिंक। रेड और व्हाइट का जब क्रॉस कराएगा तो सारे प्लांट कैसे निकल के आए, पिंक वाले। ना तो वो इससे मैच खा रहे हैं ना इससे, इसी को नाम दिया गया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब चलो इसको F2 जनरेशन अगर देखें, इसकी सेल्फिंग आप करा दो, इसकी क्या करा दो आप, सेल्फिंग आप करा दो। तो सेल्फिंग जब आप कराओगे तो वही कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस कर रहा है कैपिटल आर स्मॉल आर से, इधर साइड में इसका बना लेंगे अपन पुनेट स्क्वायर। कैपिटल आर एक गैमेट बनेगा, स्मॉल आर गैमेट बनेगा, कैपिटल आर गैमेट बनेगा, स्मॉल आर गैमेट बनेगा। तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो यहां पे अब बात करते हैं अपन सेकंड जनरेशन की। ये कौन सी जनरेशन है, ये F2 जनरेशन, दिस इज अ F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन की अगर बात करें फिनोटाइपिक रेशियो की, यहां पे नोट लगा के लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, या जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस है वो अपन लिखेंगे। पहला कि F2 जनरेशन में जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, जीनोटाइपिक रेशियो। तो जीनोटाइपिक रेशियो तो सेम आएगा जैसा कि डोमिनेंस में अपन ने पढ़ा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। क्या आएगा, 1:2:1। कौन सा, कैपिटल आर रेशियो कैपिटल आर स्मॉल आर रेशियो स्मॉल आर स्मॉल आर, ये दो है, 1:2:1। अगर बात करें फिनोटाइपिक रेशियो, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो क्या था, फिनोटाइपिक रेशियो क्या था, 3:1। 3 टॉल प्लांट थे, 1 डॉर्फ प्लांट था। लेकिन यहां पे समझो आप, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है ये वाला प्लांट तो रेड होगा आपका, ठीक है, रेड फ्लावर वाला, ये व्हाइट वाला होगा, पर ये दोनों जब साथ में आ रहे हैं तो क्या शो कर रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब ये प्लांट भी कैसा होगा, इसके फ्लावर पिंक होंगे और इसके फ्लावर भी क्या होंगे, पिंक होंगे। मींस फिनोटाइपिक रेशियो भी क्या है F2 जनरेशन में, 1:2:1। फिनोटाइपिक रेशियो भी क्या आएगा आपका, फिनोटाइपिक रेशियो ये आएगा
1:2:1। 1 रेड है, 2 पिंक होंगे और एक वाइट फ्लावर वाला प्लांट होगा। तो ये आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये है कि F1 जनरेशन जो है वो किसी भी पेरेंट्स के सिमिलर नहीं है, कोई भी अपनी डोमिनेंसी शो नहीं कर पा रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका एक एग्जांपल ये डिटेल में जो बता दिया है, स्नैपड्रैगन एंटी राइनो। दूसरा इसका एग्जांपल है मिराबिलिस जलापा। एक प्लांट है मिराबिलिस जलापा, जिसका नाम है बॉटेनिकल नेम मिराबिलिस जलापा। इसको 4 o'clock भी कहते हैं, 4 o'clock प्लांट। इसका दूसरा नाम है 4 o'clock प्लांट। तो दो एग्जांपल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के, एंटी राइनम स्नैपड्रैगन या फिर मिराबिलिस जलापा 4 o'clock जिसको आप कह रहे हैं। तो ये बात हुई है इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, आगे पढ़ेंगे कोडोमिनेंस। तो अगले हेडिंग डाल लेंगे कोडोमिनेंस। चलिए समझते हैं इस चीज को। कोडोमिनेंस, जैसे गाय आपने देखी होगी, गाय या कुछ मैमल्स आपने देखे होंगे, चितकबरे जो बोलते हैं, जिनको चितकबरे होते हैं, कि व्हाइट कलर की काऊ है उस पे ब्लैक ब्लैक पैचेस है। व्हाइट कलर की काऊ है उस पे ब्लैक ब्लैक पैचेस है, देखा होगा आप लोगों ने। या फिर डॉगी आपने देखे होंगे, डॉग्स देखे होंगे जिनमें देखते हैं कि आप ब्लैक कलर का आपका डॉग है, उस पर व्हाइट व्हाइट पैचेस हैं, या आंखों के यहाँ कुछ पैचेस रहते हैं किसी एनिमल्स में। तो ये क्या है, देखो ना आप कि व्हाइट कलर का जो है आपका डॉग है और उस पर ब्लैक पैच ऐसा नहीं है कि छुप गया है कि वो व्हाइट और ब्लैक मिलके ब्राउन कलर हो गया, कुछ नहीं, वो ब्लैक पैच दिख रहा है। मींस व्हाइट कलर भी अपेयर हुआ है और ब्लैक कलर भी अपेयर हुआ है। तो कोडोमिनेंस मतलब जब F1 जनरेशन दोनों पेरेंट्स के समान होगी, दोनों पेरेंट्स के सिमिलर होगी, दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर को शो करेगी, उसको बोलोगे आप कोडोमिनेंस। उसको आप क्या कहोगे, कोडोमिनेंस कहोगे। तो अपन एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आपने रेड कलर की कोई मैमल्स की बात अपन कर रहे हैं, रेड कलर का कोई मैमल है, रेड कलर का, इसका क्रॉस आपने कराया ब्राउन कलर के मैमल से। कौन से मैमल से, ब्राउन कलर का मैमल, क्योंकि देखने में कैसा है, ब्राउन। इसको W से अपन बता दे रहे हैं, ब्राउन, या स्मॉल r लिखें ज्यादा बेटर है। नहीं, पर स्मॉल r लिखेंगे तो आप लोग कहोगे कि वो स्मॉल r है, वैसे से हो जाएगा, तो कैपिटल ही ले रहे हैं, W ही ले ले रहे हैं, ज्यादा बेटर है। NCERT में भी दिया हुआ है। तो कैपिटल W मतलब मान लो आपने इसका क्रॉस कराया ब्राउन कलर के मैमल से। जब आपने इनका ये दोनों क्या है, पेरेंट्स हैं, ये दोनों क्या हैं, पेरेंट्स हैं। इन पेरेंट्स का आपने क्रॉस कराया, हाँ सर क्रॉस कराया, तो क्या होगा, इससे गैमेट बनेगा कैपिटल R एक टाइप का, इससे गैमेट बनेगा कैपिटल W। तो F1 जनरेशन में क्या आएगा, कैपिटल R कैपिटल W। कैसा, F1 जनरेशन। कौन सी जनरेशन है ये, F1 जनरेशन। अब दो चीजें आप पढ़ चुके हो, एक तो डोमिनेंस, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डोमिनेंस क्या कह रहा है, डोमिनेंस ये कहता या तो इस जैसा होगा, एक कोई डोमिनेंट होगा ना, या तो इस जैसा होगा या इस जैसा होगा, तो ये तो डोमिनेंस ही हो गई। अब इससे पहले अपन ने पढ़ लिया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर मान लो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता तो क्या होता कि रेड और ब्राउन को छोड़ के कोई भी कलर आ जाता जो इनको मिलाने से आ सकता है। अलग ही कुछ रिजल्ट आए जो ना तो इस पेरेंट से मिले ना इस पेरेंट से मिले, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है।
पर जब इनका क्रॉस कराया गया तो देखने को मिला कि ये जो आपको रिजल्ट मिल रहा है F1 जनरेशन में, ये रॉन, ये कैसा मैमल आया? रॉन मैमल आया। व्हाट इज द रॉन? रॉन मतलब चितकबरा। मींस F1 जनरेशन के एनिमल में रेड कलर भी अपीयर हुआ है और ब्राउन कलर भी अपीयर हुआ है। मींस दोनों कैरेक्टर सेम अपीयर हुए हैं। दोनों कैरेक्टर अगर सेम अपीयर हुए हैं, साथ में अपीयर हुए हैं, तो कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस मतलब होगा, कोडोमिनेंस मतलब होगा बोथ ट्रेड्स, बोथ ट्रेड्स, ट्रेड्स या कैरेक्टर बात एक ही है, बोथ ट्रेड्स आर एक्सप्रेस्ड, दोनों ट्रेड एक्सप्रेस्ड होंगे। अब यहां पे असर्शन रीजन में आपको एक बात पूछ के कंफ्यूज कर सकते हैं कि एक लाइन आएगी, बोथ एलील या बोथ ट्रेट आर डोमिनेंट, दोनों ट्रेट डोमिनेंट है क्या, ये लाइन आ सकती है। तो ये लाइन गलत होगी, क्योंकि कोडोमिनेंस में अपन डोमिनेंट नाम का शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। डोमिनेंसी अलग है, कोडोमिनेंसी अलग है। तो ये वाली लाइन आपकी गलत हो जाएगी। सही लाइन ये होगी कि बोथ ट्रेड्स आर एक्सप्रेस, दोनों ट्रेड जो है वो अपीयर होंगे, एक्सप्रेस्ड होंगे। अब उसमें आप ये नहीं कहोगे कि ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है, या दोनों, ये आप नहीं कहोगे। सटीक जो बोला जाएगा वो ये बोला जाएगा, बोथ ट्रेड्स आर एक्सप्रेस्ड। अब जब इसको आप सेल्फिंग करने दो, इसकी F2 जनरेशन देखते हैं, इसकी आप सेल्फिंग करने दो, तो क्या होगा भाई, RW क्रॉस करेगा RW से। पुनः स्कोर बना लेते हैं, कैपिटल RW, कैपिटल RW, कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल RW, कैपिटल RW, WW। तो ये कैसा होगा? रेड। ये कैसा होगा? ब्राउन। ये कैसा होगा? रॉन। ये कैसा होगा? रॉन। रॉन मीन्स चितकबरा। तो यहां पे भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस जैसा रिजल्ट आएगा। रेशियो के मामले में कैसा इनकम्प्लीट डोमिनेंस जैसा देखते हैं कि चाहे फिनोटिपिक रेशियो हो, चाहे जीनोटिपिक रेशियो, चाहे फिनोटिपिक रेशियो हो, चाहे जीनोटिपिक रेशियो हो, क्या आएगा? 1:2:1। फिनोटिपिक में आप अपीयरेंस शो कर दोगे रेड, रोन एंड ब्राउन। वही जीनोटिपिक में आप क्या शो कर दोगे? इनका जीनोटाइप, कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल RW और डब्ल्यू डब्ल्यू, कैपिटल W, कैपिटल W। ये रिजल्ट सेम आएगा, 1:2:1, चाहे फिनोटिपिक रेशियो हो चाहे जीनोटिपिक रेशियो। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देखेंगे इसके, एग्जाम्पल इसके हैं, पहला AB ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप, इसको डिटेल में भी पढ़ाएंगे, आज के ही लेक्चर में जाएगा। एबीओ ब्लड ग्रुप जब पढ़ाएंगे तब बता देंगे आपको दोनों कैसे अपीयर हो रहे हैं, AB और BB। तो AB ब्लड ग्रुप जो है वो एग्जांपल है कोडोमिनेंस। दूसरा एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, इसको थोड़ा सा अपन समझ लेंगे कि सिकल सेल एनीमिया में दो तरीके के एलील हैं। एक तो है HbA, ये क्या करता है? नॉर्मल RBC बनाता है। क्या करता है? ये नॉर्मल RBC बनाता है। HbS जो है, S मतलब सिकल सेल, ये वाला एलील जो है, ये वाला एलील जो है, ये क्या करेगा? सिकल शेप की एलील बनाएगा, सिकल सेल RBC। RBC कौन सी बना रहा है? जो हंसिया जैसी। ये नॉर्मल RBC बनाएगा आपका जो बाइकॉनकेव होती है, ये बनाएगा सिकल शेप की RBC। ये वाला ट्रेट अगर होगा तो ये बनाता है। अब सिकल शेप किसमें देखने को मिलता है? सिकल सेल एनीमिया ह्यूमंस में ना। ह्यूमंस क्या है? डिप्लॉयड, मतलब एलील सिंगल तो होंगे नहीं, डबल होंगे ना, डिप्लॉयड होंगे। डिप्लॉयड तो पॉसिबिलिटी
पॉसिबिलिटी, इसको आगे समझते हैं। पॉसिबिलिटी ये है ना, समझिए जरा। पहली पॉसिबिलिटी कि HbA वाला एलील HbA वाले एलील के साथ, तो ये वाला इंडिविजुअल्स तो कैसा होगा, दोनों नॉर्मल एलील है ना, तो ये क्या होगा, इसमें सारी आरबीसी कैसी होंगी, नॉर्मल आरबीसी होंगी। इसको कोई एनीमिया नहीं होगा, इसके सर्वाइवल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सही रहेगा। ठीक है, मान लो ये हुआ HbS, दोनों एलील ये वाले हो गए, HbS, तो ये तो कंफर्म है कि इसमें सिकल सेल एनीमिया प्रेजेंट होगा और सारी आरबीसी, अरे दोनों एलील हीमोग्लोबिन वाली, दोनों एलील कैसी है, HbS मींस सारी आरबीसी सिकल शेप की होंगी। तो आरबीसी कैसी होंगी, सारी सिकल शेप की, सारी आरबीसी हसिया जैसी होंगी। और जब सारी आरबीसी हसिया जैसी हैं, ऑक्सीजन ज्यादा कैरी नहीं कर पाएंगी, तो धीरे धीरे सर्वाइवल में दिक्कत हो जाएगी। और सिकल सेल एनीमिया के जो पेशेंट्स हैं, जिसमें डोमिनेंट रेट मींस होमोजाइगस कंडीशन में अगर आ जाते हैं, तो ये नहीं जी पाते, ये फाइनली मर ही जाते हैं। ये इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, फाइनली डेथ हो जाती है इनकी, तो ये आगे चल के डेथ हो जाएगी। पर एक तीसरी पॉसिबिलिटी है, क्या है तीसरी पॉसिबिलिटी, कि HbA जो है इसके साथ HbS हो, तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल आरबीसी भी देखने को मिलती है और सिकल शेप्ड आरबीसी भी देखने को मिलती है। नॉर्मल आरबीसी भी देखने को मिलेगी और सिकल शेप्ड भी देखने को मिलेगी। तो ये है कि नहीं कोडोमिनेंस का एग्जांपल, कि जब दोनों ट्रेट होंगे तो ये अपना एक्सप्रेशन भी दे रहा है नॉर्मल आरबीसी, और ये भी अपना एक्सप्रेशन दे रहा है सिकल शेप्ड की आरबीसी। तो ये वाले इंडिविजुअल सर्वाइव तो कर जाते हैं, अपना जीवन तो जी लेते हैं, बट एफिकेसी जो है वो कम रहती है नॉर्मल इंडिविजुअल्स की तुलना में। क्यों, नॉर्मल इंडिविजुअल्स में सारी आरबीसी नॉर्मल है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी, जबकि इनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, नॉर्मल आरबीसी तो ठीक है, करेंगे अपनी ऑक्सीजन कैरी जो करना है उन्हें, पर सिकल शेप वाली नहीं कर पाएंगी ना, तो एफिकेसी कम रहती है, पर डेथ नहीं होती, सरवाइव कर जाते हैं। इनको कैरियर बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया का क्या बोलते हैं, इनको कैरियर बोलते हैं। तो ये अपन कोडोमिनेंस पढ़ रहे हैं, कोडोमिनेंस का दो एग्जांपल, AB ब्लड ग्रुप और सिकल सेल एनीमिया। अब आगे बात करेंगे ABU ब्लड ग्रुप के बारे में, अभी मैं पढ़ाऊंगा, तब ये मैं डिटेल में समझा दूंगा कि कोडोमिनेंस का एग्जांपल क्यों है A और B। चलिए, तो ये बात हुई है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस। अब बात अपन करते हैं प्लियोट्रोपिक जीन। व्हाट इज द प्लियोट्रोपिक जीन, चलिए देखते हैं। हेडिंग डाल ले रहे हैं प्लियोट्रोपी, प्लियोट्रोपिज्म कह सकते हैं, ट्रोपिज्म ले रहे हैं भाई, घटना, जो घटना होगी वो ट्रोपिज्म हो जाएगी। जो जीन होगा वो प्लियोट्रोपिक जीन होगा, या फिर उसको आप प्लियोट्रोपी भी कह सकते हो, घटना को प्लियोट्रोपिज्म को प्लियोट्रोपी भी आप कह सकते हो। चल समझते हैं भाई, नॉर्मली आपने क्या पढ़ा, या नॉर्मली अपन लोग क्या जानते हैं, नॉर्मली अपन लोग एक चीज जानते हैं कि मान लो कोई जीन है, वन जीन, एक जीन है अपने पास, एक जीन है वन जीन, ये क्या करता है, वन कैरेक्टर को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा या एक्सप्रेस करेगा। अपन ने बोला कि नॉर्मली क्या होता है, एक जीन एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक जीन, जैसे मेंडल की बात करें, कैपिटल टी वाला जो जीन था, कैपिटल टी वाला एलील जो था, कैपिटल टी या स्मॉल टी, ये टी वाला जो जीन था, ये कंट्रोल कर रहा था एक कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर, हाइट का कैरेक्टर।
नॉर्मली वन जीन जो है वो वन कैरेक्टर को एक्सप्रेस करे। पर कुछ ऐसे जीन भी हैं, कुछ ऐसे जीन भी हैं वन जीन, कुछ ऐसे जीन भी हैं जो क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे किसको, कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर, मोर देन वन कैरेक्टर। जब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करे, एक जीन अफेक्ट करे एक से ज्यादा कैरेक्टर को, उसको बोला जाएगा तब इस जीन को आप कहोगे प्लियोट्रॉपिक जीन। इस जीन को आप बोल दोगे प्लियोट्रॉपिक जीन। और फिनोमेनॉन जो होगी वो होगी आपकी प्लियोट्रॉपिज्म या प्लियोट्रॉपी। तो व्हाट इज द प्लियोट्रॉपिज्म? नॉर्मली एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, पर अगर एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करे, एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करे तो उस जीन को प्लियोट्रॉपिक जीन कहोगे। और ये जो घटना होगी इस घटना को आप प्लियोट्रॉपिज्म कहोगे। इस घटना को आप क्या नाम दोगे? प्लियोट्रॉपिज्म। इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसका एग्जाम्पल होगा स्टार्च सिंथेसिस जीन। कहां पर? पी प्लांट में। पी प्लांट में स्टार्च बनाने वाला जीन, स्टार्च सिंथेसिस जीन। पी प्लांट में स्टार्च को बनाने वाला जीन। एग्जाम्पल है किसका? प्लियोट्रॉपिज्म का। ये एक और एग्जाम्पल है किसका? कोडोमिनेंस का। कैसे है सब अभी बताने वाले हैं, समझिए। अभी अपन ने बोला है स्टार्च सिंथेसिस जीन, एग्जाम्पल है प्लियोट्रॉपिज्म का। प्लियोट्रॉपिज्म जब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करे उसको नाम दिया जाएगा प्लियोट्रॉपिज्म। आगे चलते हैं, समझते हैं। ये एग्जाम्पल को समझ रहे हैं अपन, एक जीन कैसे एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। स्टार्च सिंथेसिस जीन जो है वो है आपका जीन बी। कौन सा जीन होता है? जीन बी। स्टार्च सिंथेसिस जीन है जीन बी। अपन समझा रहे हैं एक से ज्यादा कैरेक्टर कैसे कंट्रोल हो रहा है, वो अपन समझ रहे हैं कि स्टार्च सिंथेसिस जीन बी है। जीन है तो इसके एलील होंगे, तो इसके दो एलील देखने को मिलते हैं, एक तो कैपिटल बी और दूसरा एलील देखने को मिलता है स्मॉल बी। एक कैपिटल बी और दूसरा एलील देखने को मिल रहा है आपका स्मॉल बी। कैपिटल बी क्या करता है? लार्ज साइज के स्टार्च ग्रेन्यूल बनाता है। कैपिटल बी लार्ज साइज के स्टार्च ग्रेन्यूल प्रोड्यूस करता है। स्मॉल बी की बात करें तो क्या कर रहा है? ये स्मॉल साइज के स्टार्च ग्रेन्यूल बना रहा है। स्मॉल साइज के क्या बना रहा है? स्टार्च ग्रेन्यूल बना रहा है। चलिए आइए समझते हैं इसको जरा। तो आपको दो ऐसे प्लांट का क्रॉस अपन करा रहे हैं, इसमें एक में कैपिटल बी जीनोटाइप है, दूसरे में स्मॉल बी है। अच्छा, इसके साथ ही एक और चीज अपन लिख दे रहे हैं यहाँ पे कुछ, चलो, कि बी वाला क्या कर रहा है? लार्ज साइज का स्टार्च ग्रेन्यूल बना रहा है। लार्ज साइज के स्टार्च ग्रेन्यूल बना रहा है। और बी क्या कर रहा है? स्मॉल साइज का स्टार्च ग्रेन्यूल बना रहे हैं। अब यही ग्रेन्यूल क्या करते हैं? यही ग्रेन्यूल, स्टार्च के ग्रेन्यूल इकट्ठा होकर सीड बनाते हैं। यही स्टार्च के ग्रेन्यूल इकट्ठा होकर सीड बनाएंगे
तो जब ये वाले ग्रेन्यूल इकट्ठा होंगे, देखिए इस चीज को, जब ये वाले ग्रेन्यूल इकट्ठा होंगे तो ये क्या होता है बच्चों, ये राउंड शेप का सीड बनाते हैं। कैसा सीड बनाते हैं? राउंड शेप का। बड़े स्टार्च ग्रेन्यूल जब इकट्ठा होंगे तो ये राउंड शेप का सीड प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा, जब स्मॉल साइज के स्टार्च ग्रेन्यूल आपस में जुड़ते हैं तो ये रिंकल्ड, ये क्या करेंगे, रिंकल्ड शेप का सीड बनाएंगे। ये कैसा है? राउंड सीड है। ये कैसा है? रिंकल्ड सीड। ये कैसा है? रिंकल्ड सीड। दिस इज आर राउंड सीड। तो यही क्लियर हो गया है। चलो ये क्रॉस तो बाद में करेंगे। थोड़ा सा ये देखिए जरा, अपन ने बोला प्लियोट्रॉपिक जीन्स मींस क्या है? ऐसा जीन जो एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करे। तो समझो जीन है कौन सा? स्टार्च का सिंथेसिस करने वाला जीन बी। इसके दो एलील, कैपिटल बी स्मॉल बी। एक तो ये किस कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है? स्टार्च ग्रेन्यूल के फॉर्मेशन को, साइज को, कि कैपिटल बी अगर है, कैपिटल बी है तो बड़ा ग्रेन्यूल बना रहा है, स्मॉल बी अगर है तो छोटा ग्रेन्यूल बना रहा है। तो एक तो ये ग्रेन्यूल के साइज को कंट्रोल कर रहा है ये वाला जीन। दूसरा शेप को कंट्रोल कर रहा है। दूसरा किसको कंट्रोल कर रहा है? शेप को कंट्रोल कर रहा है कि लार्ज स्टार्च ग्रेन्यूल होंगे, लार्ज साइज के स्टार्च ग्रेन्यूल होंगे तो सीड का साइज कैसा होगा? राउंड होगा। वहीं अगर स्मॉल साइज के स्टार्च ग्रेन्यूल इकट्ठा होंगे तो सीड कैसा बनेगा? रिंकल्ड। तो ये दो कैरेक्टर जीन बी की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से दो कैरेक्टर कौन कौन से कंट्रोल कर रहा है? पहला ग्रेन्यूल, कौन से ग्रेन्यूल? स्टार्च ग्रेन्यूल का साइज कंट्रोल कर रहा है। दूसरा, जब ये ग्रेन्यूल आपस में जुड़ेंगे तो सीड का शेप कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरा कौन सा कैरेक्टर? सीड का शेप को कंट्रोल कर रहे हैं। तो जीन भी एक ऐसा जीन है जो एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। ये प्लियोट्रॉपिक जीन होगी और ये जो घटना है ये प्लियोट्रॉपी कहलाएगी। ये प्लियोट्रॉपिक जीन और ये पूरी घटना प्लियोट्रॉफी या प्लियोट्रॉफिज्म कहलाएगी। चलो, अब मैंने अभी बोला था कि ये एक और एग्जांपल सेट करता है। कोडोमिनेंस गलत बोल दिया था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। कैसे? चलिए आइए समझते हैं कि मान लो जब कैपिटल बी, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कैपिटल बी का क्रॉस कराया स्मॉल बी से। कैपिटल बी कैसा होगा? अरे लार्ज साइज का सीड है, राउंड शेप का सीड है जिसमें लार्ज ग्रेन्यूल होंगे, जिसमें क्या होगा? लार्ज स्टार्च के ग्रेन्यूल है। हाँ सर, समझ पा रहे हैं ये चीज? अरे कैपिटल बी क्या कर रहा था? बी वो उधर लिखा हुआ सर, ये ऐसा दिखेगा ना ये सीड, ठीक है। इस वाले प्लांट का क्रॉस कराया इससे, इसमें क्या हो रहा है? रिंकल्ड शेप। क्यों? अरे स्मॉल बी है तो क्या करेगा? छोटे साइज के स्टार्च ग्रेन्यूल होंगे, तो सीड का शेप रिंकल्ड होगा। ये रिंकल्ड शेप। जब इनका क्रॉस कराया तो क्या होगा? कैपिटल बी स्मॉल बी, F1 जनरेशन में कैपिटल बी स्मॉल बी होगा। अब कैपिटल बी और स्मॉल बी को जब आपने देखा, तो इन दोनों का कुछ मिडिल बन के आया। मीन्स जब लार्ज ग्रेन्यूल, बड़े बीज, राउंड शेप के सीड जो है
उनका रिंकल शेप के सीड के साथ, लार्ज ग्रेन्यूल वाले को स्मॉल ग्रेन्यूल के साथ क्या करोगे आप, जब क्रॉस कराओगे तो F1 जनरेशन में ये जो रिजल्ट निकल के आया, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, शेप तो राउंड है, शेप तो राउंड रहेगा, पर ग्रेन्यूल का साइज इससे छोटा होगा, इससे बड़ा होगा। इनमें क्या है, मिडिल साइज स्टार्च ग्रेन्यूल बनेंगे। क्या बनेंगे, मिडिल साइज स्टार्च ग्रेन्यूल बनेंगे। जब इन दोनों का क्रॉस कराया लार्ज साइज वाले स्टार्च ग्रेन्यूल वाले प्लांट का स्मॉल साइज वाले स्टार्च ग्रेन्यूल वाले प्लांट के साथ, तो रिजल्ट में आया कि बीच का मिडिल साइज वाले स्टार्च ग्रेन्यूल देखने को मिल रहे हैं। क्या देखने को मिल रहे हैं, मिडिल साइज वाले स्टार्च ग्रेन्यूल देखने को आपको मिल रहे हैं। तो देखिए ना, ये जो है F1 जनरेशन ना तो इससे मैच खा रही है ना इससे मैच खा रही है। यही तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस था, यही क्या था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो नोट आप लगा के एक लिख दोगे, एक इंपॉर्टेंट बात लिख देंगे, इंपॉर्टेंट बात कि स्टार्च सिंथेसिस जीन जो है वो पहली चीज तो प्लियोट्रॉपी शो कर रही है, जिसमें डिटेल से अपन ने पढ़ा है, इंपॉर्टेंट। दूसरा ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी शो कर रही है, दूसरा ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी शो कर रही है। ये देखिए, तो ये बात हो गई है प्लियोट्रॉपिज्म की या प्लियोट्रॉपिक की। अगली बात करेंगे मल्टीपल एलेलिज्म। व्हाट इज द मल्टीपल एलेलिज्म, इसको समझते हैं। आइए हेडिंग डालते हैं सबसे पहले, मल्टीपल एलेलिज्म। अरे नाम से क्लियर है, नाम बायो में आधी से ज्यादा चीजें नाम से क्लियर होती हैं, समझिए इसमें। कहना चाह रहा है मल्टीपल एलेलिज्म। एलेलिज्म मतलब एलील से रिलेटेड कुछ, एलेलिज्म मतलब एलील से रिलेटेड कुछ है। और कैसा है, मल्टीपल है, कैसा है, मल्टीपल है। इसका मतलब आइए समझते हैं कि भाई आप अभी तक पढ़ रहे हो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल बी स्मॉल बी, जो भी पढ़ा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, सब जगह आप डिप्लॉयड की बात कर रहे हो, सब जगह किसकी बात कर रहे हैं, डिप्लॉयड की बात कर रहे हैं। दो तरीके का, और सब जगह आप देखने को क्या मिल रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यही सब देखने को मिल रहा है कि हर एक जीन का दो एलील देखने को मिल रहे हैं। एलील के टाइप, सॉरी जीन का टाइप क्या है, एलील। तो हर जीन के कितने एलील देखने को मिल रहे हैं, दो। कितने एलील देखने को मिल रहे हैं, दो एलील देखने को मिल रहे हैं। चलिए इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में, अच्छे से समझेंगे इसको जरा। कि मान लो एक पॉपुलेशन है, मान लो एक क्या है, पॉपुलेशन। मल्टीपल एलेलिज्म की खास बात, मल्टीपल एलेलिज्म पॉपुलेशन में ही देखने को मिलेगा, आपको इंडिविजुअल्स में देखने को नहीं मिलेगा। मल्टीपल एलेलिज्म पॉपुलेशन में ही देखने को मिलेगा, इंडिविजुअल्स में क्यों नहीं मिलेगा? अरे इंडिविजुअल्स डिप्लॉयड होते हैं, डिप्लॉयड में दो ही टाइप के एलील होंगे, तो जो इससे पहले पढ़ा है वो सब कुछ हो सकता है, ये नहीं होगा। मल्टीपल एलील मतलब एक से ज्यादा एलील की बात कर रहे हैं अपन। सबसे पहले अगर डेफिनेशन अपन लिख दें, मल्टीपल एलील मतलब होगा व्हेन मोर देन टू, मोर देन टू। भाई टू तो नॉर्मल अपन पढ़ ही रहे, दो एलील तो होते ही है, नॉर्मल अपन ने पढ़ा। इधर अपन बोल रहे हैं व्हेन मोर देन टू एलील, मोर देन टू एलील, दो से ज्यादा एलील। समझिए इस बात को,
when more than two allele control one character, जब एक से ज्यादा एलील मिलकर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे उसको मल्टीपल एलील कहेंगे। अब दो से ज्यादा एलील की बात हो रही है तो इंडिविजुअल्स में तो दो ही एलील पॉसिबल, तो इसीलिए अपन पॉपुलेशन की बात करेंगे कि मल्टीपल एलील इज ऑलवेज सो इन पॉपुलेशन। तो एक एग्जांपल दे रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको डिटेल में लेके चल रहे हैं। मल्टीपल एलील क्या है इसको समझने के लिए मान लीजिए कोई पॉपुलेशन जिसमें 3 लोग हैं, 3 इंसान अपन मान ले रहे हैं, जॉन है, जानी है, जनार्दन है। जनार्दन ह्यूमन पॉपुलेशन अपन ने ली, उसमें 3 इंडिविजुअल्स हैं, जॉन, जानी, जनार्दन। तररम पम 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 नहीं, ये इंडिविजुअल्स है, समझना है मल्टीपल एलील, जॉन, जानी, जनार्दन। मान लीजिए इनके आई कलर की अपन बात कर रहे हैं, इनके किसकी बात कर रहे हैं, आई कलर की बात कर रहे हैं। तो एक क्रोमोसोम का पेयर है दिस, अरे तीनों में होगा, इंडिविजुअल्स हैं तो ह्यूमन ही ना। मान लो अगर 5वें क्रोमोसोम पे इसमें प्रेजेंट होगा आई कलर का जीन, तो इसमें भी कहां होगा, 5वें क्रोमोसोम पे ही होगा, और लोकस भी सेम होगा, जनार्दन में भी सेम ही होगा, अलग थोड़ी हो जाएगा भाई, क्योंकि ओवरऑल तो सब ह्यूमन ही है ना। अब आई कलर यहां पे मान रहे हैं अपन, इसके पास 2 तरीके के एलील है, एक तो रेड वाला एलील है, दूसरा ब्लू वाला एलील है। इस पे ब्लैक वाला एलील है, और ब्लू वाला एलील है। इस पे मान लिया ब्लू वाला एलील है और ग्रीन वाला एलील। अरे आंखों के कलर आपने देखे होंगे, किसी किसी की आइरिस का कलर ब्लू होता है, किसी किसी का ब्राउन है, किसी का ब्लैक है, किसी का रेड है। तो इसीलिए मैंने आई कलर का एग्जांपल लिया ताकि रिलेट कर पाओ आप इस चीज को, मल्टीपल एलील को। तो कैरेक्टर सबका सेम है, कैरेक्टर तीनों में, जॉन, जानी, जनार्दन, तीनों में कैरेक्टर क्या सेम है, आई का कलर। लेकिन अगर मैं बात करूं एलील की, तो इसमें देखिए एलील रेड और ब्लू वाले एलील है, इसमें ब्लैक और ब्लू वाले एलील है, इसमें ब्लू और ग्रीन वाले एलील। अगर मैं बात करूं आई कलर के टोटल कितने, आई कलर का एक जीन होगा, मान लो आई कलर का क्या होगा, एक जीन है, तो इस जीन के कितने एलील हैं, एक तो रेड वाला एलील है, एक ब्लू वाला एलील है, एक ब्लैक वाला एलील है, और एक ग्रीन वाला एलील है। ये चारों क्या हैं, ये चारों क्या हैं, एलील हैं। ये चारों क्या है, एलील हैं। अब यही एलील मिलके क्या कर रहे हैं, एक कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या है, आई कलर का कैरेक्टर, आई कलर का कैरेक्टर है, इसको कंट्रोल कर रहे हैं एक से ज्यादा एलील। ये चारों एक से ज्यादा एलील ये कंट्रोल करेंगे किसको, किसको कंट्रोल करेंगे, ये कंट्रोल करेंगे आई कलर को, कि आई का कलर कैसे होगा। तो यही तो मल्टीपल एलीलिज्म है। व्हेन मोर देन 2 एलील, एक 2 से ज्यादा एलील, यहां पे 4 है जैसे, व्हेन मोर देन 2 एलील कंट्रोल्ड 1 कैरेक्टर, 2 से ज्यादा एलील एक कैरेक्टर को अगर कंट्रोल कर रहे हैं तो उसको बोला जाएगा मल्टीपल एलीलिज्म। दिस वन। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसके। एवीओ ब्लड ग्रुप, एवीओ ब्लड ग्रुप एग्जाम्पल अपन ने लिया है, एवीओ ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलीलिज्म का एग्जाम्पल। प्लियोट्रोपिज्म और मल्टीपल एलील, समझिए दोनों को कंबाइन करके पढ़ते हैं, प्लियोट्रोपी और मल्टीपल एलीलिज्म।
एक से अनेक मतलब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करे, प्लियोट्रॉपी। जब दो या दो से ज्यादा एलील एक कैरेक्टर को कंट्रोल करे तो उसको नाम दिया जाएगा मल्टीपल एलिलिज्म। तो इसका एग्जांपल है ABO ब्लड ग्रुप। इसका क्या एग्जांपल है? ABO ब्लड ग्रुप इसका एग्जांपल है। चलिए डिटेल में लेके चलते हैं, समझते हैं इस चीज को, ABO ब्लड ग्रुप कैसा क्या है। और इधर पीछे भी मैंने आपसे बात करी थी कोडोमिनेंस जब पढ़ाया था कि इसका एग्जांपल है AB ब्लड ग्रुप। ये क्वेश्चन पूछते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर AB ब्लड ग्रुप पूछे तो आंसर जाएगा कोडोमिनेंस, और जब पूछे ABO ब्लड ग्रुप, ABO ब्लड ग्रुप, तो आंसर जाएगा मल्टीपल एलिलिज्म। तब आंसर क्या जाएगा? मल्टीपल एलिलिज्म। चलिए आइए देखते हैं, समझते हैं, ब्लड ग्रुप के बारे में जानते हैं। ABO ब्लड ग्रुप, ABO ब्लड ग्रुप, चलो आओ समझते हैं। क्या है ABO, क्या ये है क्या नहीं है, समझिए। ब्लड ग्रुप क्या होता है इसके बारे में अपन जानते हैं। चलिए सबसे पहली बात एक मैं लिख रहा हूं, ये पॉइंट लिख रहा हूं कि ब्लड ग्रुप कंट्रोल होता है, कंट्रोल होगा ब्लड ग्रुप कंट्रोल बाय जीन आई। ब्लड ग्रुप कंट्रोल बाय जीन आई। जीन आई से कंट्रोल हो रहा है ब्लड ग्रुप। अब जीन आई के 3 एलील देखने को मिलते हैं। जीन आई के 3 एलील दिखते हैं, एक तो IA, एक IB और एक स्मॉल आई। IA जो एलील है ये A एंटीजन प्रोड्यूस करता है। IA क्या करेगा? A एंटीजन प्रोड्यूस्ड करेगा। IB क्या है? IB क्या है? B एंटीजन प्रोड्यूस करेगा। B एंटीजन प्रोड्यूस्ड करेगा। वही स्मॉल आई की बात करेंगे तो ये कोई एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करेगा, नो एंटीजन प्रोड्यूस, कोई भी एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करेगा। मैंने बताया, मैं ब्लड ग्रुप के बारे में समझा रहा हूं कि ब्लड ग्रुप जो है वो कंट्रोल होता है, एक जीन है आई, उससे आई जीन के 3 एलील देखने को मिलते हैं, IA, IB, स्मॉल आई। IA ए एंटीजन प्रोड्यूस करता है, IB भी एंटीजन प्रोड्यूस करेगा, और स्मॉल आई कोई एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करेगा। चलिए मान लो ये आपकी RBC है, दिस इज योर RBC। ये RBC है, ये RBC है। मान लो ये भी RBC है। और एक और यहां बना दे रहे हैं कि ये RBC है। अब एक RBC जिस पर A एंटीजन प्रेजेंट है, मान लो इस पे क्या है? A एंटीजन प्रेजेंट है। कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है? A एंटीजन प्रेजेंट है। तो ये हो जाएगा आपका A ब्लड ग्रुप। कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ये ब्लड ग्रुप। इस ब्लड ग्रुप का क्या होगा? A ब्लड ग्रुप।
मान लो एक आरबीसी है, इस पे एक्चुअल में एंटीजन क्या है समझिए जरा। आरबीसी की सरफेस पर जो कार्बोहाइड्रेट है वो एंटीजन है। आरबीसी की सरफेस पर जो कार्बोहाइड्रेट है वो एंटीजन है। ये आई जीन वही कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करेगा। इसमें अपन ने कहा ए एंटीजन, ए एंटीजन है मतलब क्या होगा, ए एंटीजन है मतलब ये वाला एलील होगा आई जीन का जो कि ए एंटीजन प्रोड्यूस करेगा। तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप होगा। वही आरबीसी है, आरबीसी है, इसमें मान लो बी एंटीजन है, इसमें क्या है, बी एंटीजन है। इसका मतलब इसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ब्लड ग्रुप, इसका ब्लड ग्रुप होगा बी, बी ब्लड ग्रुप। अब मान लो एक आरबीसी है, इस पे कोई भी एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन। अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो ये क्या होगा, ओ ब्लड ग्रुप। ये क्या होगा, ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप होगा। कोई भी एंटीजन नहीं मतलब स्मॉल आई वाला जीन होगा इसके पास। अब एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये ए एंटीजन भी हो और बी एंटीजन भी हो, ए एंटीजन भी हो और बी एंटीजन भी हो, ए एंटीजन भी हो और बी एंटीजन भी हो। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप। दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो ए बी ब्लड ग्रुप। अरे जो एंटीजन प्रेजेंट होगा आरबीसी की सरफेस पर वो ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अगर ए एंटीजन होगा तो ए, बी एंटीजन तो बी, कोई एंटीजन नहीं तो ओ, दोनों एंटीजन तो ए बी ब्लड ग्रुप, दोनों एंटीजन तो ए बी ब्लड ग्रुप। अब जरा रिलेट करो इसको, ए और बी दोनों, ये वाला जीन ये वाला जीन, ये ए एंटीजन बनाएगा ये बी एंटीजन। दोनों एलील अपना समान एक्सप्रेशन दे रहे हैं, सेम एक्सप्रेशन दे रहे हैं, दोनों एक्सप्रेस्ड हो रहे हैं। और अगर दोनों एक्सप्रेस्ड होंगे तो वही तो क्या है, बोथ एलील्स या बोथ ट्रेट्स आर एक्सप्रेस्ड, यही तो कोडोमिनेंस है। तो ए बी ब्लड ग्रुप, इसीलिए मैंने बोला ए बी ब्लड ग्रुप एग्जांपल है कोडोमिनेंस का। क्यों, समझते हैं क्या ये है कोडोमिनेंस का। अरे दो की बात तो हो ही नहीं रही है ना, बात तो यहां है दो, दोनों एक्सप्रेस्ड अगर हो रहे हैं, ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो एग्जांपल है कोडोमिनेंस का, वो एग्जांपल है किसका, कोडोमिनेंस का। चलिए क्या खत्म हुआ ब्लड ग्रुप, नहीं अभी थोड़ा और बचा है, तो थोड़ा डिटेल में अपन लेके चल रहे हैं। सुनिए कि माना अपन ने जीन आई है, इस जीन के 3 एलील हैं, आई ए आई बी स्मॉल आई, एलील 3 है। पर इंडिविजुअल्स की अगर बात करें, इंडिविजुअल्स की अगर बात करें तो इंडिविजुअल्स में तो 2 ही एलील होंगे, क्योंकि क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, क्रोमोसोम पेयर में है, ट्रिपल में नहीं है कि एक क्रोमोसोम 3 बार है 2 बार है, तो एलील तो 2 ही हो सकते हैं। अब अगर 2 है तो पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन में अगर पॉसिबिलिटी देखें तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है जीनोटाइप की। देखिए सर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया भी हुआ है नीट में और इंपॉर्टेंट पूछा भी जा सकता है। जीनोटाइप्स, कितने पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं। चलिए एक जीनोटाइप है, इधर साइड में लिख लेते हैं ताकि देख के आप समझ पाए। एक तो ये जीन है, एक आई बी है स्मॉल आई, एक हो सकता है कैपिटल आई, ये आई ए आई ओ के साथ हो, स्मॉल आई के साथ हो, एक पॉसिबिलिटी। एक पॉसिबिलिटी तो ये है 2 बार हो एलील आई ए, पॉसिबल जीनोटाइप देख रहे हैं अपन, आई ए हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, आई ए इसके साथ हो, आई ए आई बी के साथ हो। तीसरा आई ए स्मॉल आई के साथ हो सकता है, आई ए स्मॉल आई के साथ हो सकता है। चलिए आई ए वाले ले लिए। आई बी, एक तो आई बी के साथ हो सकता है, मान लो ये होमोजाइगस कंडीशन में। दूसरा आई बी आई ए के साथ होगा। अरे सेम है, ये और ये सेम है सर, आगे पीछे लिखा है। अरे आगे पीछे लिखा है ठीक है, पर दोनों एक्सप्रेस तो होंगे ना, ब्लड ग्रुप ये भी रहेगा, ये भी रहेगा।
तो ये क्या हो जाएगा, सेम है, तो इसको अपन काउंट नहीं कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी देख रहे हैं अपन, पॉसिबिलिटी टाइप्स देख रहे हैं, टाइप्स। स्मॉल आई आई ए के साथ, अरे आई बी का देख लिए, आई ए का दोनों से करा दिया, चलो एक साथ में एक दो। अब इसका देखा अपन ने आई ए आई बी, तो सेम हो जाएगा आई बी। एक पॉसिबिलिटी है आई बी स्मॉल आई, हाँ ये हो सकता है एक पॉसिबिलिटी। फाइनली एक पॉसिबिलिटी है स्मॉल आई होमोजाइगस कंडीशन में, एक स्मॉल आई ए भी हो सकता है, तो वो तो सेम है ना ऐसा। एक स्मॉल आई बी हो सकता है, तो वो तो सेम है ना ऐसा। तो पॉसिबल जीनोटाइप कितने हैं, 6। पॉसिबल जीनोटाइप्स कितने हैं, 6। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका नीट में कि एबीओ ब्लड ग्रुप में पॉसिबल जीनोटाइप कितने हैं। तो पॉसिबल जीनोटाइप कितने हैं, 6। पॉसिबल जीनोटाइप कितने हैं, 6। तो पॉसिबल जीनोटाइप 6 है, ये देखिए। चलिए अब जरा इनका ब्लड ग्रुप देख लेते हैं, फिनोटाइप भी पूछते हैं कि पॉसिबल फिनोटाइप कितने। चलिए आई ए होगा तो कौन सा एंटीजन प्रोड्यूस करेगा, ए एंटीजन प्रोड्यूस करेगा। कौन सा एंटीजन, ए एंटीजन। ए एंटीजन प्रोड्यूस मतलब ए ब्लड ग्रुप होगा। ए कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए ब्लड ग्रुप। आई बी क्या होगा, दोनों जीन प्रोड्यूस करेगा, दोनों एंटीजन ए एंड बी एंटीजन प्रोड्यूस होंगे, दोनों एंटीजन होंगे तो ए बी ब्लड ग्रुप आ जाएगा। ये अगर हुआ तो, अरे स्मॉल आई तो कोई नहीं बना रहा था ना एंटीजन, तो कैपिटल ए क्या कर रहा है, सिर्फ यही एंटीजन होगा, ए एंटीजन होगा। और अगर ए एंटीजन है मतलब ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप, आई बी क्या हो जाएगा, बी एंटीजन बना रहा है मतलब बी ब्लड ग्रुप। इसका भी क्या होगा, बी एंटीजन बनेगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, बी ब्लड ग्रुप। और इसमें कोई एंटीजन नहीं बन रहा है, नो एंटीजन, तो कौन सा ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। तो जीनोटाइप कितने हैं, 6 ये लिखे हुए हैं। फिनोटाइप की अगर बात करें तो एक तो ए, ये भी ए है, ये भी ए, एक ए भी है, दो भी है, ये मतलब 3, एक ओ 4। तो फिनोटाइप की अगर बात करें कि फिनोटाइप एबीओ ब्लड ग्रुप में फिनोटाइप कितने हैं, तो फिनोटाइप हैं 4। कौन कौन से, ए बी और ओ, ए बी और ओ। चलिए अब एक बात करते हैं, जरा नीचे लेके चलते हैं। कि आई ए जो है अगर इसके साथ हो तो क्या हो रहा है, आई ए अगर स्मॉल आई के साथ हो तो ए एंटीजन बनेगा, क्योंकि स्मॉल आई तो कोई एंटीजन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, कोई एंटीजन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है स्मॉल आई। और अगर कोई एंटीजन नहीं है तो ए ही एंटीजन। ये समझ पा रहे हैं अपन ये वाली बात। तो मैं आपको एक बात बताने वाला हूं, इधर लेके चलते हैं, नोट इंपॉर्टेंट। कि आई जीन जो है इसके 3 एलील है, आई ए, आई बी, स्मॉल आई। ये तीनों मिलके क्या शो कर रहे हैं, मल्टीपल एलिलिज्म। ये तीनों मिलके क्या शो कर रहे हैं, मल्टीपल एलिलिज्म। पहली बात। दूसरी बात ये नोट नंबर 1। नोट नंबर 2 कह रहा है ए आई ए और आई बी
ये मिलके क्या शो कर रहे हैं, दोनों कोडोमिनेंस, दोनों साथ में अपेयर हो रहे हैं, साथ में एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो क्या शो कर रहे हैं, कोडोमिनेंस, आई ए एंड आई बी। वहीं अगर बात करें तीसरी कि आई ए जो है वो स्मॉल आई को दबा देता है, सप्रेस, हालांकि ये बनाता ही नहीं है लेकिन कहते हैं कि ये इसको सप्रेस कर रहा है, या आई बी जो है ये स्मॉल आई को सप्रेस कर रहा है, तो ये एग्जांपल हुआ किसका, डोमिनेंस का। तो एबीओ ब्लड ग्रुप में आपको कौन कौन से एग्जांपल देखने को मिलेंगे, मल्टीपल एलेलिज्म देखने को मिलेंगे, तीनों जीन मिलके शो कर रहे हैं, कोडोमिनेंस देखने को मिलेगा, ये दोनों ए और बी मिलके कर रहे हैं, और डोमिनेंसी देखने को मिलेगी, ए आई के साथ कर रहा है स्मॉल आई के साथ, और बी भी स्मॉल आई के साथ शो कर रहा है डोमिनेंस। तो दिस इज अ ब्लड ग्रुप। ये पूरा कॉन्सेप्ट हुआ ब्लड ग्रुप का। तो ये मल्टीपल एलिमेंट्स के बारे में बात हुई थी। मल्टीपल एलिमेंट्स का एग्जांपल है आपका ब्लड ग्रुप। मल्टीपल एलील व्हेन मोर देन 2 एलील्स कंट्रोल 1 कैरेक्टर, इसको आप क्या कह रहे हो, मल्टीपल एलील कह रहे हो। इसका एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप को डिटेल में आपने समझाया है। अब अपन ने एबीओ ब्लड ग्रुप जो है उसका एक टाइप एबी ब्लड ग्रुप वाला, एबी ब्लड ग्रुप और एग्जांपल लिया था कोडोमिनेंस का। तो वो भी यहाँ पे अपन ने प्रूव कर दिया है कि कैसे कोडोमिनेंस है, जब दोनों एंटीजन है तो दोनों अपना एक्सप्रेशन दे रहे हैं, इसलिए ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल भी है। अब बात करते हैं, आपके एनसीईआरटी में एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है, व्हाई सम एलील आर डोमिनेंट, why some allele are dominant and other are recessive and other are recessive। why, क्यों कुछ एलील डोमिनेंट होते हैं और कुछ रेसेसिव होते हैं। एक पैराग्राफ दे रखा है एनसीईआरटी में और पढ़ने में थोड़ा टफ लगता है, उसको समझते इजी वे में कि कुछ एलील डोमिनेंट होते हैं और कुछ क्या है, रेसेसिव है। तो क्या कह रही है आपकी एनसीईआरटी, क्या कॉन्सेप्ट है वो समझिए जरा। मान लो आपके पास एक जीन है, मान लो आपके पास क्या है, एक जीन। ये कैसा जीन है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई मॉडिफिकेशन नहीं है अभी, इसमें क्या है, किसी भी प्रकार की मॉडिफिकेशन नहीं है, ये अनमॉडिफाइड जीन है। कैसा जीन है ये, अनमॉडिफाइड जीन है। अनमॉडिफाइड जीन मतलब नॉर्मल जीन है। ये कैसा जीन है, नॉर्मल जीन। ये जीन क्या करता है, सबसे पहले आरएनए बनाता है, आरएनए प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन मतलब एंजाइम। अरे जीन क्या हो रहा है, अपन कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, कुछ डोमिनेंट है कुछ रेसेसिव है, वो बता रहे हैं कि मान लो एक जीन है जो अनमॉडिफाइड है, कभी कोई मॉडिफिकेशन इसमें नहीं हुआ है, नॉर्मल जीन है। नॉर्मल जीन क्या करता है, आरएनए बनाएगा, आरएनए प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन मतलब एंजाइम की बात हो रही है, एंजाइम बनाएगा। यही एंजाइम क्या करेगा, यही एंजाइम सबस्ट्रेट पर हमला करेगा और उससे बनाएगा प्रोडक्ट। तो यही प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, एक्सप्रेशन के लिए। एक बात बताई मैंने आपसे कि जीन है, अनमॉडिफाइड है, नॉर्मल जीन है। सबसे पहले जीन डीएनए है, आरएनए बनाएगा ट्रांसक्रिप्शन से, देन आरएनए क्या करेगा आपका, प्रोटीन बनाएगा, एंजाइम बनाएगा। ये एंजाइम सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेगा किसमें, प्रोडक्ट में। और यही प्रोडक्ट जिम्मेदार है किसके लिए, एक्सप्रेशन के लिए। यही प्रोडक्ट किसके लिए जिम्मेदार है, एक्सप्रेशन के लिए जिम्मेदार है। ये नॉर्मल जीन की बात है। चलिए अब बात करते हैं कि इस जीन में हो गया है कोई मॉडिफिकेशन, इस जीन में क्या हो गया है, कोई
मॉडिफिकेशन हो गया है। अब ये जो जीन है, ये जीन कैसा है आपका? मॉडिफाइड जीन है। दिस जीन इज मॉडिफाइड जीन। ये जीन जो है आपका कैसा है? मॉडिफाइड जीन। अब मॉडिफाइड जीन, अरे समझे ना आप, जीन जो है उसमें मॉडिफिकेशन हो गई है। मॉडिफिकेशन कैसे होती है? म्यूटेशन से होती है। मॉडिफिकेशन, कोई म्यूटेशन हुआ, उस म्यूटेशन से इसमें कोई मॉडिफिकेशन हो गई, तो ये मॉडिफाइड जीन हो गया है। अब मॉडिफाइड जीन आरएनए बना रहा है, सबसे पहले आरएनए बनाया। अब आरएनए के बाद दो पॉसिबिलिटी हैं। तीन पॉसिबिलिटी है। चलिए, आरएनए के बाद तीन पॉसिबिलिटी। अरे मॉडिफाइड हो गया है। नॉर्मल वाला अगर ये होता जीन, तो क्या करता? नॉर्मल प्रोटीन एंजाइम, नॉर्मल प्रोटीन आपका एंजाइम बनाता, वो एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता। अपन ने कहा ये मॉडिफाइड हो गया, तो मॉडिफाइड हो गया तो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? पॉसिबिलिटी, पहली पॉसिबिलिटी कोई चेंज ना हो। पहली पॉसिबिलिटी कोई चेंज ना हो, ये नॉर्मल एंजाइम बना दे। नॉर्मल एंजाइम फॉर्म्ड। नॉर्मल एंजाइम अगर फॉर्म्ड होगा तो प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट अनचेंज्ड। प्रोडक्ट क्या होगा? अनचेंज्ड। प्रोडक्ट कैसा होगा? अनचेंज्ड। अरे सेम प्रोडक्ट रहेगा ना, क्योंकि नॉर्मल एंजाइम है, जैसा ऊपर बन रहा था नॉर्मल एंजाइम, वो अगर बनेगा तो प्रोडक्ट भी कैसा होगा? अनचेंज्ड होगा। एक पॉसिबिलिटी है। अब मॉडिफिकेशन में मान लो ऐसी मॉडिफिकेशन हुई है कि लेस एफिशिएंट एंजाइम बना रहा है, लेस एफिशिएंट एंजाइम, बट फंक्शन इसका नॉर्मल जैसे ही है। लेस एफिशिएंट, नॉर्मल एंजाइम ही है, लेस एफिशिएंट एंजाइम। कौन सा वाला? नॉर्मल वाला है एंजाइम, नॉर्मल ही, बट लेस एफिशिएंट है। पावर कम है इसकी, पावर भले ही कम है मान लिया, पर प्रोडक्ट तो सेम ही बनाएगा ना। तो प्रोडक्ट क्या होगा? ये भी प्रोडक्ट अनचेंज्ड बनाएगा। ये भी प्रोडक्ट क्या होगा? अनचेंज्ड होगा। ठीक। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि ये ऐसा एंजाइम बनाए जो नॉन फंक्शनल हो, काम आना करे, नॉन फंक्शनल एंजाइम। अरे मॉडिफिकेशन हुआ है, मॉडिफिकेशन अगर हुआ है तो एक ऐसा एंजाइम बन रहा है जो काम ही नहीं कर रहा है, नॉन फंक्शनल एंजाइम। या फिर पता चल रहा है ऐसा मॉडिफिकेशन हुआ कि एंजाइम ही नहीं बन रहा है, नो एंजाइम फॉर्म्ड, कोई एंजाइम नहीं बन रहा है। अच्छा, कोई एंजाइम नहीं बन रहा है या नॉन फंक्शनल एंजाइम बन रहा है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और प्रोडक्ट ही क्या है? एक्सप्रेशन करा रहा है ना। प्रोडक्ट ही क्या करा रहा है? एक्सप्रेशन करा रहा है, मतलब फिनोटाइप चेंज होगा। मतलब क्या होगा आपका? फिनोटाइप चेंज हो जाएगा, फिनोटाइप चेंज हो जाएगा। तो मैंने बोला एक जीन है, अपन समझ रहे हैं डोमिनेंट और रेसेसिव क्या है, कुछ एलील डोमिनेंट है, कुछ रेसेसिव। तो एक नॉर्मल आपका जीन है, वो जीन क्या करेगा? नॉर्मल एंजाइम बनाएगा, उससे प्रोडक्ट बनेगा, वही प्रोडक्ट एक्सप्रेशन करा रहा है। ठीक है। दूसरा अपन ने मॉडिफिकेशन, मान लो उस जीन में मॉडिफिकेशन हुआ। अब मॉडिफिकेशन हुआ तो उससे तीन पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी कि नॉर्मल एंजाइम बने, नॉर्मल एंजाइम बनेगा, नॉर्मल प्रोडक्ट बनेगा, सेम एक्सप्रेशन होगा पहले वाले जैसा। दूसरी बात कर रहे हैं कि लेस एफिशिएंट बने, नॉर्मल एंजाइम रहे पर लेस एफिशिएंट। लेस एफिशिएंट भले ही है, ज्यादा मात्रा में लग जाएगा मान लो, लेकिन प्रोडक्ट तो सेम बनाएगा ना। तो प्रोडक्ट यहां पे भी क्या होगा? अनचेंज्ड होगा। लेकिन तीसरी पॉसिबिलिटी है कि एंजाइम बने ही ना, नॉन फंक्शनल एंजाइम बने, या फिर कोई एंजाइम ना बने, या फिर कोई एंजाइम ना बने, तो प्रोडक्ट क्या होगा? चेंज हो जाएगा, फिनोटाइप चेंज हो जाएगा आपका। तो समझिए, ये जो है ना, ये तीनों ये डोमिनेंट हैं, ये आएंगे तो अपना एक्सप्रेशन देंगे। और कुछ ऐसे एलील जैसे स्मॉल टी, वो हो सकता है उसमें ऐसा मॉडिफिकेशन हुआ हो उस एलील में कि वो कोई एंजाइम बनाता ही ना हो, सप्रेस कर रहा था ना, सप्रेस हो रहा था ना। क्यों हो रहा था? हो सकता है वो कोई एंजाइम ऐसा बना रहा है जो नॉट फंक्शनल है, फंक्शन नहीं कर पा रहा है, वो अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहा है, या फिर
ऐसा एंजाइम बना रहा है या फिर ऐसा एंजाइम बना रहा है जो काम नहीं कर रहा है या फिर एंजाइम बना ही नहीं रहा है। तो ये वाला जो होगा ये क्या होगा आपका रेसेसिव एलील। तो डोमिनेंट एलील और रेसेसिव एलील आप समझे क्या है रेसेसिव एलील और डोमिनेंट एलील। रेसेसिव एलील मतलब ऐसा एलील होगा, ऐसा मॉडिफाइड एलील होगा जो 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 आपका या तो ऐसा एंजाइम बना रहा है जो काम नहीं कर रहा है या फिर एंजाइम बना ही नहीं रहा है। इसको बोलते हैं, ये कॉन्सेप्ट कौन सा, कुछ एलील डोमिनेंट है और कुछ रेसेसिव है, क्यों, उसका कॉन्सेप्ट ये है। एक क्वेश्चन आया था नीट में, वो क्वेश्चन अपन लोग देखते हैं। क्वेश्चन है रेसेसिव एलील आर, रेसेसिव एलील आर, रेसेसिव एलील है। रेसेसिव एलील क्या है, रेसेसिव एलील ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मॉडिफाइड जीन विद नॉर्मल एंजाइम। नीट का क्वेश्चन है। दूसरा मॉडिफाइड जीन विद लेस एफिशिएंट एंजाइम। तीसरा मॉडिफाइड जीन विद नो एंजाइम, with no enzyme, and fourth unmodified gene, unmodified gene। तो सामने है अनमॉडिफाइड जीन नॉर्मल एंजाइम बनाएगा, नॉर्मल प्रोडक्ट एक्सप्रेशन देगा, डोमिनेंट होगा। मॉडिफाइड वाले में अगर नॉर्मल एंजाइम बन रहा है तो भी क्या होगा, डोमिनेंट होगा, सेम प्रोडक्ट देगा, अनचेंज्ड होगा। लेस एफिशिएंट होगा तब भी क्या होगा, अनचेंज्ड होगा, सेम एक्सप्रेशन देगा। पर अगर एंजाइम नहीं बन रहा है तो फिनोटाइप चेंज हो जाएगा। फिनोटाइप चेंज है मतलब ये रेसेसिव होगा। तो ऑप्शन पहला मॉडिफाइड जीन विद नॉर्मल एंजाइम, नॉर्मल एंजाइम अगर है तो नॉर्मल प्रोडक्ट बनेगा। नॉर्मल प्रोडक्ट अगर बना तो क्या होगा आपका, डोमिनेंट की रेसेसिव, डोमिनेंट। मॉडिफाइड जीन विद लेस एफिशिएंट एंजाइम, एंजाइम लेस एफिशिएंट है, लेस एफिशिएंट है तो ज्यादा अमाउंट लग सकता है एंजाइम का, पर प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा तो ये भी डोमिनेंट। अनमॉडिफाइड जीन, अनमॉडिफाइड जीन, जीन में कोई चेंज नहीं हुआ है, जीन में चेंज नहीं है मतलब एक्सप्रेशन देगा, डोमिनेंट होगा, प्रोडक्ट सेम होगा। वही बात कर रहे हैं मॉडिफाइड जीन विद नो एंजाइम, ऐसा मॉडिफिकेशन हुआ है कि एंजाइम बन ही नहीं रहा। एंजाइम अगर नहीं बन रहा है अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पाएगा, फिनोटाइप चेंज है, रेसेसिव। तो रेसेसिव एलील क्या होगा, मॉडिफाइड जीन विद नो एंजाइम। तो आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा अपन लोगों ने, आज के लेक्चर में पढ़ा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, प्लियोट्रोपिज्म, मल्टीपल एलील, इन सब के एग्जाम्पल बहुत अच्छे से पढ़ना है। हर एग्जाम्पल पे से क्वेश्चन पुराने पेपर्स में आए हुए हैं और आने वाले पेपर में भी संभावना है कि पूछे। और कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 शो कर रहे हैं, लाइक ब्लड ग्रुप, कोडोमिनेंस भी शो कर रहा है, मल्टीपल एलील भी शो कर रहा है। तो इन्हें बहुत अच्छे से समझ लेना है, इन्हें बहुत अच्छे से याद कर लेना है। एंड उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि कुछ एलील जो है वो डोमिनेंट होते हैं, कुछ एलील जो है वो रेसेसिव होते हैं, उसका क्या कारण है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे का चैप्टर अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।